गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इत्तेफाक से ये जो क्लिप है वो शाम को बनाना पड़ रही है, तो जस्ट आई एम सेइंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग डिफरेंशिएशन से कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे आए हैं, और अभी हम लोगों ने कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं की है। एक लेक्चर अभी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी में मिक्स आएगा, उसमें एक आध कोई पॉइंट रह गया है, उसको बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त प्योर प्रॉब्लम्स लगाने जा रहे हैं हम लोग। और एक बात आपको बता दें, ये कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मेनली जब भी प्रॉब्लम लगाइएगा तो थ्योरी देख लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वहाँ की सारी थ्योरी यहाँ के ऊपर फिर से हम जो है वो लेके आएँ। सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग कॉन्टीन्यूटी पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कॉन्टीन्यूटी में का मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूटी का थ्योरी का लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके पहले भी मैंने कॉन्टीन्यूटी पे प्रॉब्लम्स डाली हैं, लेकिन वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 ये है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर, यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, और दूसरा पीस जो है वो यहाँ के पर ये 2 दे रखा है, और लिखा हुआ है कि व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एक्स बराबर 1 इस डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है किसके ऊपर? एक्स बराबर 1 पर। देखिए, अब आप लोग थ्योरी का पॉइंट देख लीजिएगा। यहाँ के पर पॉइंट नंबर 1, हम लोग कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 पॉइंट्स होल्ड करते हैं, और वो तीनों पॉइंट्स में एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हम लोग यहाँ के पर ये देखिए एट यहाँ के पर x बराबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर यहाँ के पर 1 यानी फंक्शन की x बराबर 1 पर वैल्यू निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। x बराबर 1 पर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो f1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1 इज़ यहाँ के पर ये 2। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 2 क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि x इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के पर 1 है। इसका मतलब ये है कि x लेस देन 1 भी इसी में जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 भी इसी में जाएगा। ये सब कंसेप्ट में आपको बताया जा चुका है। क्यों कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर 1 है, ये 1 है, तो वो कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो x लेस देन 1 भी होगा और x ग्रेटर देन 1 भी इसी में लिया जाएगा, इसी फंक्शन पर लिया जाएगा। यानी x 1 की तरफ अप्रोच करे इधर से और x 1 की तरफ अप्रोच करे राइट से, दोनों ही लिमिट इसमें आ जाएंगी। ये सब हमने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें लेफ्ट और राइट का कोई मामला नहीं है। यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर ये 1 होगा, इसमें दोनों आ गई, ठीक है। और यहाँ के पर ये एफ एक्स रखा जाएगा, बराबर ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ के पर एक्स स्क्वायर ले ली जाएगी। एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर लिया जाएगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों पर। जब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों, तो x की जगह पर 1 कर देंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ के पर बराबर 1। तीसरा पॉइंट यहाँ के पर ये हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तीसरा पॉइंट ये होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे किसी भी पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और ये f1 जो है ये बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है क्योंकि f1 जो है वो 2 निकला है और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 निकली है। तो हम लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के पर 1। तो यहाँ पर देयरफॉर फंक्शन इज, लिखेंगे हम लोग हेंस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। पॉइंट समझ में आया आप लोगों की? आप लोग थ्योरी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सिचुएशन हमने आप लोगों को बता दी। इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 2, इसके पहले का जो पार्ट डाला है वो उसमें थ्योरी लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर 1 मैंने आप लोगों को कराया। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के पर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 2 है। कह रहा है, ये सब आप लोगों की किताबों के सवाल हैं। कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ फंक्शन f, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ फंक्शन f वेयर,
यहाँ पे लिखा है यहाँ के पर वेयर fx बराबर लिखा है मॉड x प्लस 3। बच्चों सारे देखोगे कि यहाँ के पर ये मॉड x और प्लस 3 दे रखा है। इसके लिए यहाँ के पर ये दे रखा है x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर -3 और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2x है। दूसरा पीस यहाँ के ऊपर माइनस का 2x लिखा हुआ है और x ग्रेटर देन -3 और यहाँ के ऊपर लेस देन 3 है और 3 पीस में फंक्शन है और तीसरा दिया हुआ है 6x प्लस 2। यहाँ के ऊपर ये दे रखा है यहाँ के ऊपर 6x प्लस 2। आप देख लें यहाँ के ऊपर दे रखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। देखिए इसमें सवाल करने का तरीका क्या होगा। सवाल करने का बच्चों तरीका ये होगा, कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। मैंने आप लोग थ्योरी का पॉइंट देखिएगा कि एक टर्निंग जो है ये देखिए लेस देन, ये सिचुएशन है, आप देख लें इस चीज़ को। यहाँ के ऊपर ये -3 दे रखा है और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है +3। ये सब थ्योरी में मैंने बता दिया है। x लेस देन आर इक्वल टू -3 ये आएगा, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 ये आएगा और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 यहाँ के ऊपर ये आएगा। मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है कि अब इसमें जो टर्निंग आएगी, देखिए यहाँ के ऊपर जो टर्निंग्स आएंगी वो यहाँ के ऊपर ये आएगी। एक पॉइंट देखिए ये टर्निंग आएगी और एक पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर ये टर्निंग आएगी। यानी हम लोगों को जो कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है वो किस पर चेक करेंगे, ये देखिए -3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये इंटरवल है ना, तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे और फिर हम लोग यहाँ के ऊपर चेक करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया एट x बराबर यहाँ के ऊपर -3। अगर हम लोग x बराबर -3 पर चेक करेंगे, ये भाई हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मान लीजिए कि a पार्ट ले लिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर -3, उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकाली जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि बराबर का निशान ये लगा हुआ है, तो x बराबर -3 यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से और यहाँ से लिया जाएगा, तो फिर फंक्शन ये लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा मॉड में -3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। यानी हमने x की जगह पर -3 लिया, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर -3, ये फंक्शन लिया और x की जगह पर -3 रख दिया और +3 अब इसको सॉल्व किया। सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मॉड में अगर कोई चीज़ है तो वो पॉजिटिव हो जाती है और उसके बाद में ये +3, मॉड ऑफ -3 हमेशा +3 होगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 6। यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर -3 यहाँ के ऊपर 6 आ गया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 होता है यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें अलग अलग दे रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये देखिए -3 लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इस पर हम लोग छोटा सा माइनस सर पे लगा देंगे, इसके हेड पे लगा देंगे। x -3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x लेस देन -3 होगा। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर देखिए फंक्शन रखा जाता है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये देखिए -3 और ये लगा दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया x -3 लेस देन -3 पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा। लेस देन -3 पर भी यही है, बराबर और इक्वल टू पर भी यही है। तो मॉड x +3 हम लोगों ने लिख दिया, ये फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया मॉड x और +3। फिर हम लोगों ने इसमें लिमिट अप्लाई की बच्चों, यानी जहाँ पर x है, लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग -3 रख देंगे। ये देखिए हम लोगों ने -3 और +3 कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से 3 + 3 आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 3 हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 6। इसके बाद में बच्चे देखेंगे कि राइट हैंड यहाँ के ऊपर जो लिमिट निकाली जाएगी, तो यह लिखा जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 के हेड पर प्लस लगा दिया जाएगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन -3 यहाँ से लिया जाएगा, यानी x -3 की तरफ राइट से अप्रोच करेगा और यहाँ पर फंक्शन लिया जाएगा। तो x ग्रेटर देन -3 देखिए ये आया, ठीक है ये, तो इसका मतलब ये फंक्शन लिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा यहाँ के पर -2x। बच्चों समझ में आ गई बात ये, यानी जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा -2x। बस हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए -2 ये रहेगा और x की जगह के पर ये आ जाएगा -3, तो रिजल्ट क्या आ गया 6। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट एग्जिस्ट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बस सारे बच्चे समझेंगे कि दूसरा पॉइंट भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई और राइट हैंड लिमिट भी 6 आई। इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आ गई, तो हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। तो पहला पॉइंट भी 6 आया, एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी आया। और तीसरा पॉइंट बच्चों क्या होता है, तीसरा पॉइंट सारे लोग यहाँ के पर ये समझ लें कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, ये देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है, अगर x
देखिए -3 की तरफ, ये सब हमने थ्योरी में बता दिया है। अब हम इस पर कोई साइन ना लगाएं, तो इसका मतलब इसमें दोनों लिमिट आ गई। x -3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और f-3 ये वाला, ये भी 6 आया है। और x -3 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करे और चाहे राइट से अप्रोच करे, ये भी 6 आया, ये भी 6 आया, तो बराबर यहाँ के बराबर आ गया 6। अगर ये देखिए थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिखा देयरफॉर फंक्शन इज, यहाँ पे लिखा f(x) फंक्शन इज, यहाँ के पर कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर यहाँ के पर ये -3। देखिए फंक्शन जो है वो x बराबर -3 पर कॉन्टिन्यूअस है, और वो क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज बताइए। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि -3 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। अब इसके बाद में दूसरी टर्निंग हमने आप लोगों को क्या बताई, दूसरी टर्निंग जो है वो यहाँ के पर ये 3 होगी। अब हम लोग यहाँ के पर b लिखेंगे, और b में क्या होगा कि एट x बराबर यहाँ के पर ये +3। देखिए हम लोग यहाँ के पर ये दूसरी चीज़ लेंगे और दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ के पर चेक करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों क्या हो जाएगा कि f3 निकालेंगे, तो x बराबर 3 यहाँ से ले आ जाएगा, ये क्योंकि ये निशान बना हुआ है, तो f3 यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे क्योंकि ये यहाँ से फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। तो ये आ जाएगा 6 × 3 और +2 और बराबर आ जाएगा 20। 6 3 18 और 2 यहाँ के ऊपर 20 आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर क्या आएगा कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 3, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसका मतलब x < 3 की बात कर रहा है, और x < 3 देखिए ये आ गया, ये x < 3 ये है। x < 3 पर फंक्शन क्या -2x, तो ये आ जाएगा -2x फंक्शन ले लिया गया। और जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो -2 और इंटू ये देखिए ये 3 रख दिया गया, तो बराबर -6 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। और जब राइट हैंड लिमिट बच्चों निकालिएगा तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट यहाँ के पर आ जाएगा, और एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 3 पर प्लस लग जाएगा, और x यहाँ के पर आ जाएगा >3। यानी x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट से अप्रोच कर रहा है, तो ये देखिए >3। तो >3 वाला फंक्शन कौन सा हो गया, 6x + 2, ये आ जाएगा 6x और यहाँ के पर ये +2, >3 पर भी यही रहेगा। अब आप इसमें x की जगह पर 3 रखिए, तो बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा +2, तो बराबर आ गया यहाँ के पर 20। ये हम लोगों ने लिमिट इसमें अप्लाई कर दी। सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अगर f3 की वैल्यू यहाँ के पर 20 मिली तो फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अलग अलग आ रही है, एक -6 आ रही है और ये आ रही है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर आए। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए x बराबर 3 पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। x बराबर 3 पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो वो क्या कह रहा था कि इस पूरे इंटरवल में पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज बताइए। तो एक हम लोगों ने -3 पर चेक किया और एक हमने 3 पर चेक किया, तो -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x बराबर +3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग देखिए, इसके बाद में हमारे पास में फिर हमारे पास में यहाँ के पर क्वेश्चन, हर तरीके का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि जिससे बातें जो हैं आपकी समझ में आ जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि द फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 3 है, कह रहा है कि इफ द फंक्शन f(x), इफ द फंक्शन यहाँ के पर f(x) इज गिवन बाई, इसके आगे यहाँ के पर इज गिवन बाई है और लिखा हुआ है यहाँ के पर f(x) बराबर, और ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है और लिखा हुआ है 3ax + b। बच्चों 3ax और प्लस यहाँ के पर लिखा हुआ है b, और इसके लिए दे रखा है इफ x > 1, यहाँ के ऊपर दे रखा है इफ x > 1, और दूसरा दे रखा है यहाँ के पर 11, यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर उसने कहा है कि x बराबर 1, और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ के पर ये दे रखा है 5ax और माइनस का 2b, यहाँ के पर दे रखा है 5ax और माइनस का यहाँ के पर 2b, और कंडीशन दे रखी है यहाँ के पर इफ x < 1। कह रहा है कि इफ द फंक्शन f(x), ये हो गया,
इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। सवाल में क्या दिया हुआ है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, यहां पर दे रखा है इज कॉन्टिन्यूअस एट, यहां के पर x बराबर 1, सारे बच्चे देखेंगे x बराबर 1, कह रहा है कि देन फाइंड, मैंने हर तरीके का सवाल उठा लिया है, आप इसमें जल्दी जल्दी यहाँ के पर चीज़ों को जो है समझ लें, देख लें, और थ्योरी का लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। जब सब चीज़ देखिएगा तब चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद में फिर ये क्वेश्चंस हैं, इसके पहले का भी लेक्चर में क्वेश्चन है। कह रहा है कि x बराबर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो बताइए कि a और b की वैल्यू क्या है। वो ऑलरेडी कह रहा है, इसमें कुछ चेक नहीं करना है, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सारी कंडीशन खुद होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1 लिया, उसने कहा है एट एक्स बराबर 1। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एट एक्स बराबर 1, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 1, यहाँ पर 1 रखिए तो 11 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ के पर क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालिएगा तो निकलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर माइनस बच्चों लगाओगे और x लेस देन 1 लिख दोगे, और जब लेस देन 1 लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा 5ax और माइनस के यहाँ के पर ये 2b, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 5a और इंटू 1 और माइनस के 2b। लिमिट हमने अप्लाई कर दी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर सिर्फ आ जाएगा 5a और माइनस का 2b। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन 1 कर देंगे। अब जो फंक्शन लेंगे x ग्रेटर देन 1 वाला लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 3ax और प्लस b ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन ये है, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3a इंटू 1 और प्लस यहाँ के पर b हो जाएगा, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी 3a और यहाँ के पर प्लस b। देखिए सवाल यहाँ तक हो गया। अब उसने कहा है कि फंक्शन जो है वो x बराबर 1 पर जो है वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, अब हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ के पर हमने देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1, देयरफॉर f1 बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, ये 1 पे माइनस लगा दिया है और ये लग दिया fx बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस और यहाँ के पर fx। सारे बच्चे समझ लें, अगर फंक्शन x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू, और x अगर 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करे तो लिमिटिंग वैल्यू, और x अगर 1 की तरफ से 1 की तरफ राइट से अप्रोच करे तो लिमिटिंग वैल्यू, ये सब बराबर होंगी। आप थ्योरी में उठाकर जाकर देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शन हमारा x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू और दोनों लिमिटिंग वैल्यू, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। f1 बच्चों क्या निकला, ये देखिए यहाँ के पर 11, f1 के नीचे 11 लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकली बराबर 5a और माइनस का ये देखिए 2b, ये हम लोगों ने ये रख दिया। फिर इसके बाद में ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट क्या निकली, बराबर निकला यहाँ के पर ये 3a और प्लस यहाँ के पर b। f1 की वैल्यू ये रख दी, लेफ्ट हैंड लिमिट ये रख दी, और राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने ये रख दी। फंक्शन ऑलरेडी x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 जो है वो इसके बराबर भी है और 11 जो है वो इसके बराबर भी है। दोनों इक्वेशंस को हमने अलग कर दिया। यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया कि 5a माइनस बी बराबर 11, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और 3a प्लस बी बराबर 11 और 3a, और उसके बाद में यहाँ के पर ये 5a माइनस 2b है बच्चों, ये 5a माइनस के 2b, 5a माइनस के ये 2b बराबर 11 और 3a प्लस b बराबर 11, ये भी 11 के बराबर है और ये भी 11 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 आ गई। अब हमारे पास में ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसमें हम लोग a और b निकाल लेंगे। ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको b मिल जाएगा। b की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दिएगा तो आपको a मिल जाएगा। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा, a और b आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद में फिर देखिए, अब इसके बाद में यहाँ के पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये है, कह रहा है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है सवाल, कि कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये कह रहा है कि फॉर
यहाँ के ऊपर ये वॉट वैल्यू ऑफ यहाँ के ऊपर के is the function is the function is the following function is the following function continuous at x बराबर 0, continuous at x बराबर 0। मैंने हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताया है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये कॉस 4x और अपॉन 8x स्क्वायर। ये नीचे क्या दे रखा है 8x स्क्वायर दे रखा है और x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है k और ये हो गया x बराबर यहाँ के ऊपर 0। अब सवाल को आप देख लिए, सारे सवाल मैंने अलग अलग टाइप के जो है वो चुने हैं। अब ये एक अलग बात है कि अगर आपकी लिमिट की प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाइएगा, इसलिए आप लोग लिमिट की प्रैक्टिस जो है वो कर लें। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यहाँ के ऊपर के इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। ये यहाँ के ऊपर ये बात कही गई है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ के ऊपर देख लें, के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आप लोगों ने क्या किया कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ के ऊपर ये देखिए, आपने यहाँ पे लिखा एट x बराबर 0 और पॉइंट नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये ले लिया। जब आप लोग यहाँ के ऊपर f0 निकालिएगा यानी x बराबर 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0, तो f0 बराबर के आ जाएगा, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू के है। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट, फिर वही बात यहाँ के ऊपर आई कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो x लेस देन 0 होगा और या x ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब दोनों लिमिट इसमें आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे, यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम ना इस पर प्लस लगा रहे हैं ना माइनस लगा रहे हैं, दोनों इसी में आ गई, ये हम बता चुके हैं लिमिट में। और यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन लिख दिया, लिमिटिंग वैल्यू x 0 की तरफ दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 होगा और फंक्शन की जगह पर बच्चों ये 1 माइनस और यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos 4x और अपॉन 8x स्क्वायर। बात समझ में आई। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हमने आप लोगों को बता दिया है कि cos 2 थीटा जो है यहाँ के ऊपर थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 11वें की फार्मूला है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब थीटा कर दिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। आप सिर्फ इतना काम करिए कि थीटा की जगह पर 4x रख दिए यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा और 4x अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos 4x और बराबर 1 माइनस 2 यहाँ के ऊपर हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और ये देखिए ये 2x आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर बराबर ये देखिए हम लोगों ने लिमिट लिखा और x टेंडिंग टू 0 किया और 1 माइनस कर दिया, और जहाँ पर cos 4x है वहाँ पर 1 माइनस हम लोगों ने 2 साइन स्क्वायर और ये देखिए 2x रख दिया, इसकी जगह पर रखा है। और चूंकि बाहर माइनस था इसलिए ये प्लस हो जाएगा और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 8x स्क्वायर। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 और +1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ ये बचा। जब ये बचेगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो क्या आया है यहाँ पर हमारे पास में बचा लिमिट, यहाँ देखिए x टेंडिंग टू 0 यहाँ तक बात पहुँची, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x बचा। क्या बचा? साइन स्क्वायर 2x। तो हम लोगों ने इसको साइन 2x लिखा, और यहाँ पर 4x स्क्वायर है और यहाँ पर हम लोगों ने 2x लिख दिया, तो का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इससे मिल जाएगा और 4x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। सब लोगों को ये पता है कि अगर लिमिट अलग लिख के दिखा रहा हूं मैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। थीटा अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन थीटा अपान थीटा की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। अब यहां पर आप देख लें, अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 2x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 2x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये साइन थीटा अपान थीटा है, आप समझ लें। तो बराबर ये वैल्यू लिमिट जब अप्लाई करिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। समझ में आई बात?
इसके बाद में क्या वैल्यू आ गई, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। तो इसका मतलब ये के की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम लोगों ने यहां पर कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई, और कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी कि हम लोग यहां के पर ये f0 रखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे, और बराबर का निशान लगाने के बाद में यहां पे लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पे लिख देंगे fx। देखिए कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है कि पहला पॉइंट फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है कि पहला पॉइंट इन फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर हैं, यही तीसरा पॉइंट बनता है। तो हमने इसको यहां के बराबर कर दिया। देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगी। और f0 हम लोगों ने क्या निकाला, f0 की जगह के ऊपर बच्चों हम लोगों ने यहां के ऊपर k रख दिया, और बराबर लिमिटिंग वैल्यू क्या निकाली, यहां के ऊपर 1 निकाली। इसका मतलब ये कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा k की किस वैल्यू के लिए, 1 के लिए। द वैल्यू द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर k इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि k की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, हमने कंडीशन लगा दी और उनकी वैल्यूज रख दी, तो हमें मालूम हो गया कि फंक्शन k बराबर 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद में फिर आप देखें ये 4 क्वेश्चन हो गए, और 4 क्वेश्चन के बाद में 5वां क्वेश्चन आप देखें, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने जो है उठाया है, लिखा है अ फंक्शन इज डिफाइंड, क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 5 है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड एज fx बराबर, एज यहां के पर fx बराबर e टू द पावर 1/x, ये दिया हुआ है। x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 बराबर 0, एंड यहां के पर दे रखा है f0 बराबर 0। सारे बच्चे देखते जाइए, कह रहा है कि एग्जामिन इट्स कॉन्टिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0। हम लोगों को एग्जामिन करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी एक्स बराबर 0 पर। सारे बच्चे मेरी बात को देखें, अब ये पूरी लैंग्वेज दे रखी है, इसके अंदर इंटरवल वगैरह नहीं दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, यहां के देख लिए ये fx और बराबर ये देखिए e टू द पावर 1/x, यहां तक हम लोग पहुंच गए। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, यहां तक पहुंचे। उसने कहा कि एंड f0 बराबर 0, और इसका मतलब ये है फंक्शन की वैल्यू, देखिए ये फंक्शन है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर का निशान यहां लगाइए और ऐसे लिख दीजिए। कह रहा है द वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 इज 0, तो इसका मतलब ये है कि 0 है x बराबर 0 पे, यानी कह रहा है कि अगर x बराबर 0 रखा जाए तो वैल्यू जो है वो 0। देखिए हमने फंक्शन को पीस में ब्रेक कर लिया। अब कह रहा है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर 0, हम लोगों को x बराबर 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना है। तो हम लोगों ने देखिए फिर वही लिखा कि एट x बराबर 0, पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया, f0 बराबर 0, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 इज यहां के ऊपर 0। देखिए यहां तक पहुंचे हम लोग। इसके बाद में अगर उसने कहा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो लेस देन और राइट और ग्रेटर देन दोनों इसी में रहेगा। तो हम लोगों ने यहां के पर ये दूसरा पॉइंट लिया। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू यहां के पर 0। अब इसमें लेफ्ट और राइट नहीं है, दोनों इसी में आ गए, और यहां पर फंक्शन लिख दिया, तो बराबर ये आ जाएगा यहां के पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इस fx की जगह के पर e टू द पावर 1/x लिख दिया। सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि e जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। e इज इरेशनल नंबर, ये भी मालूम होना चाहिए। तीसरी बात ये भी मालूम होना चाहिए कि e की वैल्यू 2.6 या 2.7
सवालों को हल करने के लिए हम लोग लेते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बता दी। अब हमने लिमिट अप्लाई करी। देखिए, अगर x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो देन सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 1/x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ये सब कंसेप्ट में बताया जा चुका। तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करिएगा तो e टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी, और बराबर ये आ जाएगा 2.6 टू द पावर इन्फिनिटी। तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी 2.6 को अगर इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट लार्ज होता जाएगा। 2.6 टू द पावर 1, 2.6, फिर 2 कर दिए और लार्ज हो जाएगा, 3 कर दिए और लार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि रिजल्ट इन्फिनाइट मिलेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि f0 बराबर अगर 0 है तो ये फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं है। क्या है? इनफाइनाइट है। बात समझ लो बच्चों, यहां के पर इनफाइनाइट है। और जब कोई भी लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो फिर उसको ये नहीं कहा जाता, फिर कहा जाता है कि लिमिट जो है वो इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। इनफाइनाइट का मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो दूसरे पॉइंट पर आने के बाद हम लोग क्लियर हो गए, हमेशा लिमिट फाइनाइट हो और एग्जिस्ट करे। तो यहां जो है वो इनफाइनाइट आ रही है। तो इसका मतलब ये, इसमें आप क्या लिखेंगे? सिंस द लिमिटिंग वैल्यू इज इनफाइनाइट देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी डज नॉट होल्ड, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ये मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, आप समझ लें इस चीज को। इसके बाद में फिर आप यहां के पर क्वेश्चन नंबर यहां के पर 6 देखिए। देखिए यहां के पर क्वेश्चन नंबर यहां के पर 6 ये है। ये सारे चीजें मैंने जो है वो आपको उठाई। अब कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 6 है। हर तरीके का मैंने क्वेश्चन लिया। अब सारी चीज तो नहीं कवर हो सकती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि हर तरीके का आप सवाल लगा लें। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन डिफाइंड बाई, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) बराबर, यहां के पर दे रखा है मॉड और यहां के पर ये cos x, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस। देखिए इस तरीके की लैंग्वेज हमारे पास में यहां के पर ये दे रखी है, आप देख लें इसको। अगर इस तरीके से कर लें तो ज़्यादा आसान है कि मैंने शुरू किया सवाल को, हमने मान लिया कि लेट यहाँ के पर gx बराबर यहाँ के पर cos x, हमने इस फंक्शन को cos x मान लिया। एक फंक्शन gx बराबर हम लोगों ने cos x माना, एंड hx बराबर हम लोगों ने mod x माना। दो फंक्शन हमने माने। अगर gx बराबर यहाँ के पर cos x हो और hx बराबर यहाँ के पर जो है mod x हो, और हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं फंक्शन में कि अगर हम h और g का क्या निकालें? कंपोजिशन निकालें। ये h ऑफ g कहलाता है ऑफ यहां के पर ये x, ये क्या कहलाएगा? कंपोजिशन ऑफ h ऑफ g ऑफ यहां के पर x। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी h ऑफ g ऑफ यहां के पर ये देखिए x। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो h ये आएगा और जहां पर gx है बच्चों यहां के पर ये cos x कर दिया जाएगा, और बराबर, अब आप सुन लीजिए, ये h और यहां पर cos x। अब पढ़िए इसको, इससे कंपेरिजन करिए। यहां पर h लिखिए, ये h हो गया, और x की जगह पर cos x लिखिए। तो जब यहां पर x की जगह पर cos x आएगा तो यहां पर cos x आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा यहां के पर मॉड और यहां के पर cos x। आपने देखा। अब ये सिर्फ कराने का हमारे क्या मतलब था कि हमने थ्योरी में आप लोगों को लिखा दिया है कि हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। हम आपसे पूछें कि cos x का डोमेन क्या है तो आप कहेंगे ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब यह है कि आप लिखेंगे gx बराबर यहां के पर cos x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग टू यहां के पर रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। फिर हम आपसे पूछें कि hx बराबर mod x बताइए, इसका डोमेन क्या होगा? आप कहेंगे ऑल रियल नंबर्स। hx बराबर यहां के पर आ जाएगा mod x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग टू यहां के पर रियल नंबर। इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। तो हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी थ्रू आउट एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा, एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा।
और मैंने आपको थ्योरी में लिखा दिया है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। तो इफ gx इज कॉन्टिन्यूअस एंड hx इज कॉन्टिन्यूअस, तो यहां के बाद देन यहां पे लिखा जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ, ये देखिए h ऑफ g इज, यहां के बाद x बराबर, यहां के बाद मॉड cos x। ये हमने आपको लिखा दिया है, पूरा हमने चार्ट बनवा दिया है, उसमें देख लीजिएगा कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इज, यहां पे लिखिएगा, यहां के पर कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, यहां के पर रियल। ये कहां से आया? थ्योरी से पॉइंट आया। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों का जो कंपोजिशन है मॉड कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये मैंने थ्योरी में आप लोगों को लिखा दिया है एंटायर रियल नंबर लाइन पर, ये मैंने देखा। इसी तरीके से आप लोग प्रॉब्लम्स को डील करिएगा। इसके बाद में फिर यहां के पर आ गया क्वेश्चन नंबर, यहां के पर 7। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम लोग यहां के पर क्वेश्चन नंबर यहां के पर 7 पर पहुंचे और देखें कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जरा से देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 8 है बच्चों। कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शंस। पॉइंट नंबर 1 यहां के पर ये दे रखा है साइन एक्स और प्लस यहां के पर ये कॉस एक्स। पॉइंट नंबर यहां के पर ये 2 दे रखा है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और तीसरा दे रखा है यहां के पर साइन एक्स और इनटू यहां के पर कॉस एक्स। देखिए दो बातें हैं, आप समझ लें। क्या बातें हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शंस का सम है, जैसे हमारे पास में यहां पर क्या है, अगर हम मान लें कि fx बराबर साइन एक्स है ये, और gx बराबर जो है वो cos x है, बराबर यहां के पर ये cos x है, और हम आपसे पूछें कि दोनों के डोमेन क्या हैं, तो आप इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स कहेंगे और रियल्स, और इसका भी डोमेन ऑल रियल्स कहेंगे। ये सब बातें हमने आपको फंक्शन में पढ़ा दी हैं कि किसी भी फंक्शन के डोमेन का मतलब ये होता है कि वो x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ये x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ये भी x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। मैंने थ्योरी में पूरा चार्ट बनाकर आपको बता दिया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हल नहीं करेंगे, वहां पर आपके पास में कोई वहां सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, वहां पर इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर hx बराबर यहां के पर हमारे पास साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बच्चों दे रखा है, तो आप मुंह जबानी हल करेंगे उस चार्ट के थ्रू कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, तो एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा और एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। आंसर सुनिए, अगर एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा और एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो मैंने आपको लिखा दिया है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड gx इज कॉन्टिन्यूअस, देन fx प्लस gx विल बी कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका सम भी। fx माइनस gx विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, और fx इंटू gx विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर एंटायर रियल नंबर लाइन। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में लिखा दिया है, चार्ट बना दिया है कि अगर एक फंक्शन ये माना जाए और दूसरा फंक्शन ये माना जाए, क्योंकि बच्चे करने में इसको परेशान होंगे, अगर एक फंक्शन ये माना जाए और दूसरा फंक्शन ये माना जाए और दोनों के अलग अलग डोमेन निकाले जाएं, तो हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये दोनों ही एंटायर रियल नंबर लाइन पर डिफाइन होंगे, इसलिए इन दोनों ही एंटायर रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा और इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो मुजवानी हमने आपको बता दिया। अब कोई आदमी अगर ये सोचे कि नहीं साहब जो है वो हम अगर हल कैसे करेंगे, मान लिया अगर कहीं के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में तो गाड़ी चल जाएगी, लेकिन अगर मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। मैं एक करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए, मान लिया जाए कि हम किसी फंक्शन को, ये तो हमने आपको मुंह ज़बानी बता दिया है थ्योरी के थ्रू, एट x बराबर a, अगर हम x बराबर a पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करें बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ के बारे क्या दे रखा है
एफ एक्स बराबर, ये देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है, ये सारे बच्चे देखेंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स और यहाँ के पर प्लस कॉज एक्स दे रखा है। हम लोगों ने क्या किया, √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 अपान √2, तो यहाँ के पर ये साइन एक्स आ जाएगा और प्लस 1 यहाँ के पर आ जाएगा 1 अपान √2 और यहाँ के पर कॉज एक्स। सारे लोगों ने देखा कि ये हुआ स्टेप नंबर 1। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि √2 ये हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर कॉस 45 डिग्री यानी π/4 और ये साइन एक्स हो जाएगा और ये साइन 45 डिग्री यानी साइन π/4 और ये आ जाएगा यहाँ के पर कॉस एक्स। ये आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, ये एफ एक्स चल रहा है, ये √2 मिल जाएगी और साइन ए कॉस भी पढ़िए और कॉस ए साइन भी पढ़िए, तो आ जाएगा यहाँ के पर साइन एक्स प्लस π/4, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और यहाँ के पर साइन बी। तो हमारा जो फंक्शन आया सॉल्व होने के बाद में ये आ गया, इसको हमने इसमें यहाँ के पर कन्वर्ट कर दिया। अब आप x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, किस पे, कोई पॉइंट ले लिया x बराबर a, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ के पर fa निकालेंगे। तो a क्या आ जाएगा, देखिए √2 और यहाँ के पर आ जाएगा साइन और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस और π/4, साइन a प्लस π/4। इसके बाद में फिर पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 2 करेंगे। पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए तरीका आप समझ लीजिए, अगर आपको करना है तो हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर हम लोगों ने लिखा यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू a पर माइनस लगा दिया, x लेस देन a कर दिया और यहाँ पर फंक्शन लिख दिया। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर a पर माइनस लगा दीजिए और x लेस देन a लिख दीजिए और एफ एक्स की जगह के पर √2 और यहाँ के पर लिख दिए साइन x प्लस π/4। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ के पर लिखेंगे x प्लस और π/4, ये फंक्शन है, ठीक है। हम लोग x बराबर a पर ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ध्यान दे लीजिएगा कि fa बराबर हमारे पास में ये निकला है और हम लोगों ने इसको हल करना शुरू किया। देखिए इसके हल करने का एक तरीका ये भी है कि अगर x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है, x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया बच्चों कि x बराबर यहाँ के पर ये पुट x बराबर हम लोगों ने a माइनस h रख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर x जो है a की तरफ अप्रोच करेगा तो ये और ये वैल्यू बराबर होने लगेगी, इसका मतलब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब लेफ्ट वाला मामला चल रहा है तो हम लोग 0 के पर माइनस लगा देंगे। अगर x a की तरफ अप्रोच करेगा तो ये और ये वैल्यू बराबर होने लगेगी, तो a और a जब बराबर होने लगेगा तो h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब सिर्फ इतनी बात है कि चूंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसलिए हम लोग 0 पर माइनस लगा देंगे। तो बराबर का निशान लगाइए और बराबर का निशान लगाने के बाद में यहाँ के पर लिमिट लिखिए, h टेंडिंग टू यहाँ के पर ये देखिए 0 लिमिट चेंज कर दी, x a की तरफ अप्रोच कर, ये माइनस लगा दिया और इसके बाद में देखिए √2 लिख दिया हम लोगों ने और उसके बाद में यहाँ के पर हम लोगों ने लिख दिया साइन। और बच्चों देख लो, अब हम लोगों ने x की जगह पर a माइनस h कर दिया, a माइनस h और प्लस का π/4। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, जहां पर x था वहां पर हम लोगों ने a माइनस h कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस π/4, अब देखिए हम लोग इधर वाला है, सारे बच्चे देखेंगे, बराबर का निशान लगाया, ये देखिए लिमिट लिखा, h टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगाया और ये देखिए √2 लिखा और ये हम लोगों ने साइन लिखा, ये ब्रैकेट हम लोगों ने लगा दिया और ये हम लोगों ने कर दिया a प्लस π/4, a प्लस π/4 ये देखिए हम लोगों ने ले लिया और माइनस का h हम लोगों ने ये कर दिया। आपकी लोगों की बात समझ में आई, a और π/4 को साथ में ले लिया, माइनस h ये कर दिया, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर माइनस, देखिए ये आया और ये √2 ये लिख दिया गया। अब ये मैं कर रहा हूं, इसके बाद में साइन ये पढ़िए और उसके बाद में इसको a पढ़िए और इसको b पढ़िए, साइन a माइनस b लगा दिए तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन a कॉस b। क्या लगा दीजिएगा, साइन a कॉस b। तो बच्चे देखेंगे यहाँ के पर साइन a प्लस और π/4, ये साइन ये a है a कॉस b, तो ये कॉस h आ जाएगा, कॉस h आ गया। इसके बाद ये माइनस होगा और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ कॉस, यहाँ के पर a प्लस π/4 और इनटू बच्चों यहाँ के पर साइन है, ये देखिए हमने बंद कर दिया, इसको हम लोगों ने साइन a माइनस b से खोल दिया, तो साइन a कॉस b हो जाएगा और माइनस का ये देखो ये कॉस a और ये साइन b हो जाएगा। ये सबकी समझ में बात आ गई। अब इसमें हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करी, देखिए हम लोगों ने ये मिटा दिया, ये हम लोगों ने यहाँ से ऊपर से मिटाया, मिटाए बिना काम नहीं चलेगा।
अब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करी बच्चों, देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। h की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो बराबर का यहाँ के पर निशान लगाएंगे और ये देखिए √2 लिख देंगे, a ये आ गया, यानी ये लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये हट गई यहाँ से, तो साइन a प्लस π/4 बचेगा। देखिए यहाँ के पर बच जाएगा साइन a प्लस और यहाँ के पर π/4, और ये cos 0 हो जाएगा, h की जगह 0, और माइनस के यहाँ के पर आ जाएगा cos a प्लस π/4 यहाँ तक पहुँचे, और बच्चों ये साइन 0 हो गया, जहाँ पर h था साइन h लिखा था, साइन 0 कर दिया। अब जब इसकी तुम लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, देखिए हमने इसको मिटाया नहीं है, यानी जो फंक्शनल वैल्यू है ये हमने निकाली है, x बराबर a पे √2 साइन a प्लस π/4 मिला है, तो √2 ये मिल जाएगा, ये मिला, और उसके बाद में साइन a प्लस π/4 बच्चों ये मिल गया, यहाँ तक बात पहुँची, का 0 1 हो गया, ठीक है, और माइनस, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या मिला? √2 साइन a प्लस π/4, √2 साइन a प्लस π/4। आपने देखा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये मिली। अगर राइट हैंड लिमिट भी यही मिल जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके बाद में यहाँ के बाद, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब हम लोग यहाँ के बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए अब आप लोगों को मैं करके इसलिए दिखाई दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि सवाल जो है वो इन्हीं ने खाली थ्योरी के ऊपर कर दिया। अगर आप किसी को भी सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए। इसके बाद में यहाँ के पर हमारे पास में दूसरे पॉइंट में हम लोग जब यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के पर a प्लस लग जाएगा, और प्लस लगने के बाद में ये देखिए √2 आ जाएगा, फंक्शन हमें याद है √2 आएगा, और साइन यहाँ के पर x प्लस और यहाँ के पर π/4 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। अब इसमें जब आप राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो बच्चों यहाँ के पर पुट, ये तरीका है x बराबर यहाँ के पर अगर a प्लस h रख दिया जाए और x a की तरफ अप्रोच करे तो h जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये और ये वैल्यू बराबर होने लगेगी। अगर x a की तरफ अप्रोच करेगा तो h जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब चूंकि राइट का मामला चल रहा है प्लस का, तो h 0 की तरफ जो है वो राइट से अप्रोच करेगा। आपकी बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट, ये देखिए h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये हम लोगों ने प्लस लगा दिया, ये √2 लिख दिया, और ये साइन लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर a प्लस h और प्लस के π/4 कर दिया। जहाँ पर x था वहाँ पर हम लोगों ने a प्लस h कर दिया और ये π/4 कर दिया। अब इसके अंदर फिर वही बात करिए कि सारे बच्चे यहाँ के ऊपर इसको देखिए बराबर, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट और h टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर 0 के ऊपर प्लस लगा दीजिए और √2 लिख दीजिए, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर साइन लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, और a प्लस π/4 को ये रखिए, और प्लस यहाँ के ऊपर h जो है वो ये रखिए, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ के ऊपर इतना पोर्शन a मानिए और इतना पोर्शन b मानिए, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के ऊपर लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर प्लस लगा दीजिए, और ये √2 लिख दिए बच्चों। यहाँ तक बात पहुँची है, साइन और a प्लस b, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन a प्लस π/4, यानी साइन a, और ये आ जाएगा cos b, ये cos b होगा, प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos a प्लस π/4, और इनटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन h। समझ में बताई? हम लोगों ने इसमें इतने पोर्शन को a माना, इसको b, तो साइन a cos b और प्लस cos a साइन b लगा दिया। अब सारे बच्चे जो है वो लिमिट लगा दें। जब लिमिट लगाएंगे, इस लिमिट को लगा दीजिए, तो ये लिमिट हट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, बराबर ये देखिए ये √2 बचा, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ के बाद राइट हैंड लिमिट बराबर ये √2 मिलेगा, और ये मिल जाएगा साइन a प्लस π/4। यहाँ तक बात आई? ये देखिए cos 0 हो गया, cos, ये देखिए यहाँ पे 0, cos 0 1 हो गया, ठीक है, तो ये 1 आ गया, और उसके बाद में यहाँ के पर प्लस, ये ऐसे ही रहेगा, और ये साइन 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब आप खुद ही देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली थी, आपको याद होगा √2 साइन a प्लस π/4। राइट हैंड लिमिट क्या मिली, √2 साइन a प्लस π/4। फंक्शनल वैल्यू उसके ऊपर क्या मिली, √2 साइन a प्लस π/4। तो फंक्शन क्या हो गया, जो बात हमने आपको थ्योरेटिकल बताई थी, अगर हम किसी पॉइंट पर उसको चेक भी कर लें तो फंक्शन जो है आपको कॉन्टिन्यूअस दिखा या नहीं दिखा। इसी तरीके से यहां पर भी मामला आप कर सकते हैं, x बराबर a पे इसको भी चेक कर लें और x बराबर a पर उसको भी चेक कर लें। और बेसिकली जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे तो सिर्फ थ्योरी काम करेगी कि फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। साइन x का डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉस x का डोमेन ऑल रियल नंबर,
इसका मतलब यह है कि अगर एंटायर रियल नंबर लाइन पर साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो कॉज एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा और प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये मैंने आपको चार्ट में यहां के ऊपर बता दिया है। बात आपकी समझ में आ रही है आप लोगों की? तो यहां तक हम लोग जो है वो पहुंच गए। इतना रोकिए, देखिए मैंने आप लोगों को 8 प्रॉब्लम लगवा दी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हम लोग अभी एक लेक्चर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की मिक्स उसके ऊपर डालेंगे। जब तक आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ के रखिएगा। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें यह होगा कि प्रूफ करो कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियबल है तो ये नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको आप देखिएगा और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इन प्रॉब्लम्स को लगाएंगे। थैंक यू।